बिहार एससीईआरटी क्लास 10th के अगले सीरीज में हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं जिसका नाम है कृषि। आप इसके तरफ ध्यान दें। ये चैप्टर स्टार्ट से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं हम। सभी बुलेट पॉइंट इसमें नोट हैं। जिन भी भाई बहन को इसके कंप्लीट एमसीक्यू चाहिए 6 से लेकर के 10 तक, या वो हिस्ट्री हो चाहे वो जियोग्राफी हो, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है 7905858205 पर आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ये पेड होगा। एमसीक्यू के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके फ्री नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। मतलब कि 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी जो आजीविका है, मतलब कि उनका जो कंप्लीट जीवन शैली है, मतलब उनका मतलब रहन सहन तो नहीं, मतलब उनका जो जीने का तरीका है, कैसे जीते हैं, वो जीविका उनकी कृषि पर आधारित है। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है, जिसमें आपका पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा है चालू परती भूमि, और तीसरा है अन्य परती, और चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये 4 प्रकार की आपकी कृषि योग्य भूमि में शामिल है। एक ही वर्ष में एक ही भूमि से एक से एकाधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना सस्य गहनता कहलाता है। तो आप आसान भाषा में समझिए, सस्य गहनता का मतलब क्या होता है कि एक साल में आपकी कोई भूमि है, उस पर आप एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे सस्य गहनता। ठीक है ना? मतलब एक साल में एक से अधिक फसल को उगाना। फार्मूला देखेंगे तो सस्य गहनता बराबर होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले को याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला पॉइंट है आपका कि सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। आपको बात करें कि सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब क्या है? अग्रणी राज्य है। 75 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को हम शुष्क भूमि कहते हैं। जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, उसी को शुष्क भूमि का नाम देंगे। आपको एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू चाहिए या उसका नोट्स चाहिए, नोट्स और एमसीक्यू दोनों मिलेगा, तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपको कृषि के प्रकार का। तो कृषि का जो प्रकार है वो प्रारंभिक जीविका कृषि है। केवल पेट पालने के लिए प्रारंभिक जीविका कृषि किसके लिए होती है? तो पेट पालने के लिए पुराने औजारों का प्रयोग होता है इसमें। जैसे आपकी झूम खेती आपकी प्रारंभिक जीविका कृषि का उदाहरण है। दूसरा आता है आपका गहन कृषि, गहन जीविका कृषि। इसमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना होता है। तो जब ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना होगा तो कीटनाशकों का प्रयोग होगा, जिसमें आपकी धान गेहूं की सबसे खेती जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट की तरफ आइए। अगला है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि बाजारों में बेच करके मुनाफा कमाना इसके फसल उगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। मतलब हम अधिक पैदावार करें। जो आधुनिक आपके बीज आए हैं, जैसे HYV, जैसे हाई यील्ड वैरायटी के जो भी बीज हैं, उनको उनका उत्पादन करना और नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। जैसे हम आपसे बोलेंगे रोपड़ कृषि में आपकी चाय आ गई, काफी आ गया, रबड़ आ गया, गन्ना, ये सभी के सभी नकदी फसल हैं और ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये 3 कृषि के प्रकार हैं, प्रारंभिक, गहन और वाणिज्यिक। अब ये है कि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम ध्यान देते हैं। भारत की प्रमुख फसलों में जैसे आपका ये फसल है और ये समय है, ये ऋतु है, और ये आपका प्रमुख फसलें हैं। जैसे आपकी जो खरीफ फसलें वो कब से कब तक बोई जाती हैं? तो जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक बोई जाती है खरीफ की फसलें। इसकी ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु, जैसे इस समय आपकी धान की रुपाई हो गई है, जून जुलाई में होता है ना, धान की रुपाई शुरू हो गई होगी, खत्म हो गई होगी इस समय तक ना। तो अब उसकी कटाई आपकी कब हो जाएगी? अक्टूबर नवंबर के आसपास। उसके बाद से आपकी धीरे धीरे गेहूं मतलब गेहूं की फसल के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। ठंडी का मौसम जैसे से ही आपका थोड़ा सा मौसम बदलता है, मतलब कि नवंबर के बाद से, तो आपका वहां से रबी की फसल शुरुआत होती है। इसमें आपको चावल, मक्का, तिल, कपास, बाजरा, अरहर, जूट और मूंगफली, ये प्रमुख फसलें हैं। रबी फसल की बात करें, ये ठंडी वाली फसल है, मतलब जो शीत ऋतु में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे आपको देखने को मिलेगा गेहूं, चना, जौ, मसूर, मटर और सरसों और तीसी, ये सभी के सभी क्या हैं? तो आपकी रबी फसल है। अब जायद क्या होता है?
तो जायद आप देखे होंगे, जायद का मतलब जो सब्जियां होती है, जैसे कद्दू हो गया, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये जायद फसलें होती हैं। मतलब जब ये मार्च अप्रैल से शुरू होती हैं और मई जून तक ही होती हैं, उसके बाद ये खत्म होती है, मतलब कि ये ग्रीष्म ऋतु में होती हैं जायद फसल। तीनों फसलें जान गए, भारत की तीन प्रमुख फसलें हैं, खरीफ, खरीफ, रबी और जायद। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हम आपको लेकर के चावल। चावल क्या है? चावल आपको इस समय अपडेटेड डेटा है मेरा, अपडेट करके हमने कोई भी चीज इसमें पुरानी डेटा को नहीं लिखा, बिल्कुल न्यू डेटा है। कह रहा है कि विश्व में प्रथम स्थान है, उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल क्या है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है, और इसमें विश्व में सबसे पहले स्थान पर भारत का नंबर आता है, ये भी जान लीजिएगा। कह रहा है कि 24 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जब आपकी बुआई होती है तो उस समय इसको 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जब ये पकता है तो उसको 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। यदि हम बारिश की बात करें तो बारिश ही सबसे ज्यादा इसकी जीवन दान होती है। 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है चावल की फसल के लिए। सबसे ज्यादा जो मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है। यदि हम इसकी बात करें कि किस राज्य में इसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब में। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म की चावल पैदा होती है। ध्यान दें, पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार के किस्मों का चावल होता है, जिसका नाम है अमन, औस और बोरो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमन, औस और बोरो किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? ये चावल की फसल का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या होगा, चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। इस पे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए, आपके टीआरई 4 एग्जाम के लिए, चाहे और भी विभिन्न एग्जाम के लिए मैं अच्छे से अच्छे इसका प्रिपरेशन करके ही आपके सामने लाऊंगा। एक सीरीज चल रही है बीपीएससी टीआरई 4 के कॉमन जीएस पेपर के लिए, आप उसको जरूर देखें। रोज रात 9 बजे इसकी वीडियो आपको मिल जा रही है। पहले की वीडियो आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जा रही है, उसके बाद से आपको इनकी, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। गेहूं की बात करें कि गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। दोमट और काली मिट्टी इसकी उपयोगी होती है गेहूं के लिए। अब यहाँ आपने जलोढ़ पढ़ा था चावल के लिए, लेकिन गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट और काली मिट्टी मानी जाती है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में दूसरे स्थान पर गेहूं आता है। शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो गेहूं की शीतोष्ण जलवायु में ही होता है, और गेहूं और चावल देखें तो उष्णकटिबंधीय में होता है। ये विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर इसको बारिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन बोते समय इसको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और काटते समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है 26 डिग्री सेल्सियस पकने के लिए। यदि हम बात करें कि प्रोडक्शन के मामले में कौन सी स्टेट है, तो सबसे पहले स्थान पर आपका यूपी आता है, दूसरे स्थान पर एमपी, तीसरे स्थान पर पंजाब, और चौथे स्थान पर हरियाणा आता है। अगला पॉइंट हम चलते हैं। अगला पॉइंट है 1966 से लेकर के 67 में हरित क्रांति आई थी, ये सबको पता है, और इसका व्यापक प्रभाव जो पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल बोल सकते हैं, वैसे स्पेशली गेहूं की फसल पर पड़ा था हरित क्रांति का प्रभाव। अब बात करेंगे, जो एम एस स्वामीनाथन है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नॉर्मन जो बोरलॉग है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद से आपको प्रभाव की बात करें तो जिसके ऊपर प्रभावित जिले हैं, प्रभावित राज्य हैं, वो आपके पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यानी हरित क्रांति का प्रभाव पूछता है एग्जाम में कि स्पेशली किस राज्य पर पड़ा था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा था, न कि बिहार पर। ठीक है ना। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि मोटे अनाज में हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं, जिसमें आपको लोहा और कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी, ये आपके क्या होते हैं, स्पेशली इसमें पाए जाते हैं। मोटे अनाज में लोहा और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं हम आपको लेकर के। यदि हम बाजरा की बात करें तो बाजरा राजस्थान में आता है, 45% सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरा में होता है राजस्थान में। ये रेतीली मिट्टी की आपकी फसल है। यदि हम बात करें ज्वार, ये तीनों के तीनों मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। यदि हम ज्वार की बात करें तो ज्वार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, उत्पादन में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ये। यदि हम बात करें रागी का, रागी में कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि 60% से अधिक रागी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो बाजरा जान गए राजस्थान, ज्वार जान गए महाराष्ट्र, रागी जान गए हम कर्नाटक में। तो रागी में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
अगले पॉइंट में है कि बिहार में जो मोटे अनाज है मधुबनी जिले में पाने देखने को मिलता है। कि हम बिहार स्पेशली पढ़ रहे हैं, बिहार की बात हम जरूर करेंगे इसमें। तो बिहार में जो मोटे अनाज है वो मधुबनी जिला में और किशनगंज जिला में स्पेशली देखने को मिलता है मोटे अनाज। अब हम बात करेंगे अगले फसल की तरफ। अगला फसल हमारा मक्का है। मक्के की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का आता है और इस समय भारत का स्थान मक्के के उत्पादन में देखा जाए तो भारत का स्थान 10वें नंबर पर है। इस मक्के के लिए जो मिट्टी उपजाऊ है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। यदि हम मक्का के लिए बारिश की बात करें, इसमें वर्षा जो है वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक चाहिए और तापमान कितना चाहिए, 21 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। ये मैं जितनी पॉइंट आपको बता रहा हूँ एकदम इसके बोल्ड पॉइंट हैं हमारी नोट्स के। इससे बाहर आपके नोट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी। यदि यहाँ से आया तो बुक से या सीआरटी से क्वेश्चन बनेगा तो मेरे नोट से बनेगा, मेरे एमसीक्यू से बनेगा। एमसीक्यू आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्या एमसीक्यू दिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल वाले भी क्वेश्चन होंगे। उसकी पेड पीडीएफ है तो प्लीज आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905858205 पर। ठीक है। अब अगले की तरफ हम देखते हैं। मक्का के बाद से दूसरा फसल है हमारा दाल। दाल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको देखने को मिलता है दाल में। तो हमारा जो दाल है वो प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है, आप सबको पता होगा। यदि हम बात करें इसकी दुनिया में भारत का स्थान दालों के उत्पादन में और दालों को उपभोक्ता में, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दाल में दुनिया में भारत का जो स्थान है वो उत्पादक में भी सबसे बड़ा है और उपभोक्ता में भी। मतलब हम सबसे ज्यादा उत्पादन भी करते हैं और सबसे ज्यादा इसका उपभोग भी करते हैं। ठीक है ना। और आयात भी करते हैं दाल के मामले में। यदि हम दाल के लिए बात करें कौन सी मिट्टी, इसके लिए हल्की दोमट और बलुई मिट्टी इसके लिए पर्याप्त होती है। यदि हम बात करें अरहर, जिसको हम शहरों में तूर या अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन तूर या अरहर का नाम देते हैं दाल में। इसको छोड़ करके मतलब जो आप सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस आप देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा आपको दाल में पसंद आता है क्या, तूर यानी अरहर की दाल। लेकिन आपको बता दें कि तूर में आपको छोड़ करके इस दाल को सभी दाल में वायु से नाइट्रोजन को लेकर के भूमि को उर्वरा बनाती है। यानी यदि हम तूर की बात करें, तूर का फसल यदि आप करते हैं खेतों में, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है, न कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा और भी दालें हैं, जैसे आपके मटर है, चना है, मसूर है। इस प्रकार की बहुत सारी दालें हैं जिनको आप यदि फसल आप करते हैं, उनकी खेती करते हैं, तो वो नाइट्रोजनीकरण करते हैं, मतलब कि वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और हमारे मिट्टी को देते हैं, जिससे उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बताया जाता है क्या, एक बात जान लीजिए, किसी फसल कोई खेत है और वहां पे फसल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करिए आप 1-2 सालों के लिए दालों की खेती करें, लेकिन अरहर का नहीं, और भी चीज का। और उसके बाद से कोई फसल का उत्पादन करेंगे तो उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यदि हम बात करें कि दालों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, दालों में सबसे बड़ा उत्पादक आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। दाल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि जो राष्ट्रीय दाल है, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 से लेकर के 1987 में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था। अगला फसल हमारा है गन्ना। क्योंकि ये चैप्टर हमारा कृषि है तो कृषि से संबंधित सभी फसलों के नाम हमको जानकारी देना, उसके किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, किस कौन से फसल में हमारा इंडिया या स्टेट का मामला, कितने स्टेट कितने नंबर पे है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम गन्ना की बात करें तो ध्यान दीजिए, गन्ना जो है ये बांस प्रजाति का पौधा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं पता होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। गन्ना जो है वो बांस प्रजाति की देख रहे होंगे। बांस प्रजाति आपको देख रहे हो, बांस की तरह होता है ना, इसमें भी ये डॉट 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 लगा होता है, तो ये भी आपका बांस की प्रजाति का पौधा है। यदि बात करें हम गन्ने की, तो भारत में गन्ने की भूमि है, भारत को ही गन्ने की भूमि कहा जाता है, सबसे पहले गन्ना यहीं पे मिला। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा गन्ना आपके भारत में नहीं होता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ना आपको ब्राजील में देखने को मिलता है। ठीक है ना। ब्राजील कहाँ है, तो ब्राजील आपको नॉर्थ अमेरिका का, सॉरी साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ये दक्षिणी अमेरिका के में पड़ता है ब्राजील। ठीक है ना, बहुत बड़ा है ब्राजील, छोटा नहीं है। अगला पॉइंट है कि गहरी दोमट मिट्टी एवं काली मिट्टी इसके लिए उपयोगी होती है। बात करें कि किस प्रकार की जलवायु चाहिए इसको, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे जरूरत होती है। यदि हम बात करें समय का, तो समय इसमें लगभग 10 से लेकर के 12 मंथ में, मतलब 1 साल मानते हैं कि 1 साल कंप्लीट गन्ने की बुआई में लगता है। वैसे और भी जो फसलें हैं वो 6-6 महीने पे, 4-4 महीनों में होती हैं, लेकिन जो गन्ना है वो आपको कम से कम 1 साल का टाइम देना पड़ेगा।
उसके बाद है कि उत्पादक जो राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की बुआई होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले अगले तरफ। अगला फसल है हमारा मूंगफली। मूंगफली जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गरीबों का बादाम। इसका नाम क्या है? गरीबों के बादाम किसको बोलते हैं? तो मूंगफली को बोलते हैं। विश्व में भारत का स्थान देखेंगे तो दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चाइना आता है। चाइना में मूंगफली सबसे ज्यादा होता है। इसकी मिट्टी की बात करेंगे तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यदि इसके उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो पहला उत्पादक सबसे प्रथम स्थान पर मूंगफली उत्पादन में भारत में गुजरात। गुजरात का सौराष्ट्र जो इलाका है वहां पर मूंगफली सबसे ज्यादा होता है। गुजरात पहले स्थान पर आता है, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है। यानी मूंगफली की खेती सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में देखने को मिलती है। तीसरी चीज है आपकी सोयाबीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन के मामले में आपको पता है कि सबसे बड़ा शाकाहारी स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन है, जिसमें लगभग आपको देखने को मिलता है 40% प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं और 20% इसमें ऑयल होते हैं। सोयाबीन का ऑयल भी आता है, लेकिन हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो सोयाबीन है वो सोयाबीन 40% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और 20% ऑयल पाया जाता है। यदि हम बात करेंगे भारत में इसका स्थान, तो भारत में ये 5वें स्थान पर आता है। पहले नंबर पर ब्राजील और अमेरिका दोनों एक साथ हैं, संयुक्त रूप से पहले नंबर पे हैं ब्राजील और अमेरिका। सोयाबीन के लिए काली मिट्टी और दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम खरीफ फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल है आपका सोयाबीन, और उसके लिए सही टेम्परेचर में 15 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको। यदि उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मतलब कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा है और उसका दूसरा स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। यदि भारत में केवल इन दो राज्यों से मिलकर के 90% की जो सोयाबीन की उत्पादकता है वो दो राज्यों में होता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश नहीं है, इस समय सबसे ज्यादा सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नोट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। करा कि हम चाय की बात करेंगे। चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसका कैफीन इसका दूसरा नाम है। इसी कारण इसी कैफीन के कारण आपको ताजगी महसूस होती नहीं होता है कि जरा चाय पी लिया थोड़ा ताजगी महसूस हो रहा है, थोड़ा सा हम एक्टिव हो रहे हैं। ये सब के सब कैफीन की वजह से होता है। भारत विश्व में दूसरा स्थान है, चूंकि चीन पहले स्थान पर आता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता, मतलब इस्तेमाल में, प्रोडक्शन के मामले में नहीं, लेकिन उपभोक्ता के मामले में, इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा है चाय के मामले में। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो एक प्रकार की अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए किस प्रकार का मौसम चाहिए। सुबह का कुहासा हो, शाम प्रतिदिन थोड़ी सी बौछार हो, यानी पत्तियों में उपज के लिए सहायक होती है। मतलब शाम होते तो एक बौछार जरूर आ जाए, सुबह का मौसम थोड़ा सा कुहासा हो। इनकी वजह क्या होगी? इसके पत्तियों में उपज में सहायता मिल जाएगी, और पत्तियां ही तो है चाय की। कह रहा है कि मिट्टी में, इसके जो मिट्टी होती है उसमें फास्फोरस, पोटास, लोहा इसके पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। यदि हम टेम्परेचर की बात करें, इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। यदि हम उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो उत्पादक राज्य में असम सबसे बड़ा है, मतलब असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पॉइंट था ये। अब हम कॉफी की बात करेंगे। कॉफी के मामले में देखें तो झाड़ी पर लगे हुए जो फल हैं वो बीजों के द्वारा प्राप्त होते हैं। क्लियर है? यदि हम विश्व में बात करें तो विश्व में कॉफी के उत्पादन के मामले में शीर्ष 7वें स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर ब्राजील आता है। यानी कॉफी के मामले में देखा जाए तो कॉफी के मामले में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर ब्राजील आता है। जैसे गन्ना के मामले में ब्राजील पहले स्थान पर था, वहीं पे कॉफी के भी मामले में ब्राजील पहले स्थान पर है। अब इसी में एक पॉइंट हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट देखिएगा। कह रहा है कि अरेबिका और रोबस्टा नाम की कॉफी, ध्यान देखिएगा, अरेबिका और रोबस्टा नाम की कॉफी भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महंगी भी बिकती है। यानी जो मुख्य रूप से भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है उसका नाम है रोबस्टा और अरेबिका। अरेबिका की जो मांग है वो विश्व में सबसे ज्यादा है,
किसकी? अरेबिका का। दोमट और पहाड़ी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। यदि हम उत्पादक राज्य की बात करें, तो कर्नाटक सबसे बड़ा होता है, जो कि 60 से लेकर के 70% के बीच में पाया जाता है। यानी इसमें कुर्ग और चिकमंगलूर जो क्षेत्र है, कुर्ग और चिकमंगलूर, ये कर्नाटक का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि 60 से लेकर के 70% का हिस्सा है इसके पास कॉफी के उत्पादन में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जो कि 60 से लेकर के 70% क्षेत्र है आपका कुर्ग और चिकमंगलूर। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ आइए। अगला पॉइंट कैसा है? अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका प्रमुख बागवानी फसलें की बात करेंगे, तो जिसमें आम आता है। आम यानी दुनिया में पहले नंबर पर आपका है भारत। और राज्यों में आपको देखें, तो राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। यदि हम बात करें लीची का, तो लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लीची के मामले में। यदि हम अनानास की बात करें, तो पश्चिम बंगाल अग्रणी है। बात करें अंगूर का, तो अंगूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सेब की बात करें तो सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। संतरा की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वैसे मणिपुर में भी होता है। ठीक है ना? संतरा जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। केला की बात करें तो केला आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है केला के मामले में। यदि हम काली मिर्च की बात करें तो कर्नाटक अग्रणी राज्य है काली मिर्च के मामले में। ठीक है? काली मिर्च क्या है? काली मिर्च कर्नाटक, सबसे ज्यादा कर्नाटक में काली मिर्च देखने को मिलता है। ये बागवानी फसलें हैं, समझ गए होंगे। चलिए, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम, रबड़ की तरफ। रबड़ के मामले में देखा जाए तो केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूसरा आपका त्रिपुरा है। केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और दूसरा त्रिपुरा है रबड़ के मामले में। 1880 में इसकी जो बगानी है वो कृषि ट्रावनकोर मालाबार में देखने को मिली थी। बात करेंगे अगला कि भूमध्य रेखीय जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। 200 से ज्यादा सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत रबड़ के लिए पड़ती है। एक बात तो कंफर्म हो गया, सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में, दूसरा त्रिपुरा में। और इसकी बागवानी की सबसे पहले 1880 में ट्रावनकोर मालाबार में देखने को मिला था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कपास, इसकी बहुत सारी चीजें आपको पता भी होगा। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है, मतलब कि सबसे पहले कपास, जैसे गन्ना भारत का मूल स्थान माना जाता है, वैसे कपास को भी भारत का मूल स्थान माना जाता है। लावा से बनी जो काली मिट्टी होती है, उसमें कपास की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक वृक्षण के मामले में अच्छा होता है। उसके बाद कह रहा है कि 210 पाला रहित और तेज चमकदार धूप इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहा है कि गुजरात उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है कपास के लिए। उसके बाद से आपको महाराष्ट्र देखने को मिलता है। यदि हम विश्व में बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर आता है विश्व के मामले में। और इसके लिए आपको पता है, वही जो लावा से बनी जो काली मिट्टी है, यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी का भी नाम देते हैं। यदि हम बात करेंगे जूट का, तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट चीका युक्त मिट्टी, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। रस्सी, चट और बोरा के निर्माण में जूट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, इसको सुनहरा रेशा बोलते हैं जूट को। यदि उत्पादक राज्य की बात करेंगे हम, तो पश्चिम बंगाल अकेले ही 80% उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पर आपका बिहार आता है जूट के मामले में। प्राकृतिक रेशम क्या है? तो प्राकृतिक रेशम में आपको चीन पहले स्थान पर है और भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है? यदि कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक भारत में सबसे पहले स्थान पर आता है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में। दुनिया में भारत का जो स्थान ऐसा है अकेला, जहां रेशम की सभी 5 व्यावसायिक फसलें पाई जाती हैं। आपका चीन में पांचों प्रकार की रेशम नहीं पाता। चीन पहले स्थान पर प्राकृतिक रेशम में है, लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है कि जहां पर आपके 5 व्यावसायिक फसलें पाई जाती हैं, जिसमें आपको मलबरी देखने को मिलेगा, एरी देखने को मिलेगा, तसर देखने को मिलेगा, ओक देखने को मिलेगा, तसर देखने को मिलेगा, मूंगा देखने को मिलेगा। ये 5 व्यावसायिक फसलें, अच्छा एक रिपीट हो गया है, ये 5 मलबरी, एरी, तसर, मूंगा, ये 5 व्यावसायिक फसलें किसमें हैं? जो कि रेशम की होती हैं। ये अकेले भारत में ही पाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक पशुधन के मामले में अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं। देश में सबसे अधिक जो पशुधन है वो आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश में पशुधन सबसे ज़्यादा है और भारत विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। यदि हम दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो दुनिया में भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 1996 या 97 के बाद से भारत हमेशा पहले स्थान पर रहा है। पूरे विश्व में दूध का 25% अकेले उत्पादन आपका भारत करता है। यदि हम बात करेंगे देश में प्रतिदिन व्यक्ति उपलब्धता अब बढ़ करके 485 ग्राम प्रतिदिन, मतलब एक लोगों के लिए भारत में जो दूध का उत्पादन है लगभग 485 ग्राम, मतलब कि हाफ लीटर से 15 ग्राम कम ही है जो हर लोगों के लिए उपलब्ध है। इतना दूध हर एक इंसान पी सकता है, इतनी अवेलेबिलिटी भारत में है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति की मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 1970 में होती है, जिनके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और जिसकी बदौलत भारत का दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत आत्मनिर्भर कब बना, श्वेत क्रांति की शुरुआत से, जो 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड नाम था, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अगला पॉइंट आपके सामने है कि बिहार में डेयरी विकास के लिए जो कॉम्फेड है, बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से बिहार में डेयरी विकास के लिए कॉम्फेड संस्था कार्य करता है। क्या नाम है? कॉम्फेड, जो अपने प्रसिद्ध सुधा ब्रांड के लिए, किसके लिए? सुधा ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री करता है। तो सुधा ब्रांड कॉम्फेड संस्था के अंतर्गत है और ये दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा फेमस है बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल से। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। यहाँ तक आप देखिए।